हाय गाइस, दिस इज ऋषभ सिंह हियर। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है सिविल इंजीनियरिंग क्लासेस में। हमारा सब्जेक्ट चल रहा है आरसीसी। पिछली क्लास में हमने एलएसएम के थ्रू डिजाइनिंग ऑफ बीम्स एनालिसिस देखा था, समझा था उसके बारे में। अब उस पर हमने लास्ट में एक प्रॉब्लम आपको लास्ट क्लास में दिया गया था, उसको देखते हैं कैसे सॉल्व होगा, और भी ढेर सारे प्रॉब्लम्स देखेंगे जिससे कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए हमारा कि कैसे हम एलएसएम का यूज़ करते हैं बीम की डिजाइनिंग या एनालिसिस के लिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है आपका क्या कह रहा है, डिटरमाइन द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फॉर गिवन सेक्शन इफ एफ वाई इज 250 न्यूटन पर एम स्क्वायर एंड एफ सी के इज 15 न्यूटन पर एम स्क्वायर। ठीक है, और एक सेक्शन आपको दिया है जिसकी विड्थ है 200 mm और डेप्थ है, इफेक्टिव डेप्थ है 400 mm, इफेक्टिव ओवर 50 mm। EST दिया है आपको। EST जो प्रॉब्लम्स में दिया रहेगा कभी कभी आपको ऐसे ही दिया रहेगा, तो इसका क्या कहने का मतलब है, दिया हुआ है कि 3-20 mm फाई। इसका मतलब क्या है कि फाई जो है वो डिनोट कर रहा है कि डाया लिखा है, जो आपकी रेनफोर्समेंट यूज हुई है उसकी डाया कितनी है 20 mm। ठीक है, और 3 जो लिखा है सामने इसका मतलब होता है कि नंबर ऑफ बार्स कितनी है। तो हमारे जो सेक्शन में देख सकते हैं आपकी, जैसे सेक्शन में दिख भी रहा है कि 3 बार दी हुई है, तो वही यहाँ पे डिनोट किया है कि 3 बार यूज की गई है 20 mm डाया की। ये आपको दिया है AST। अब कैसे AST इसके थ्रू हम कैलकुलेट करते हैं, AST क्या हो जाएगा, इसका एरिया एक बार का एरिया निकालना होगा। कैसे निकालेंगे, क्योंकि सेक्शन की बात करें, सेक्शन जो हमारा है वहां पे ये जो बार है वो एक सर्कुलर सेक्शन है, तो सर्कुलर सेक्शन का एरिया क्या होता है π/4 d स्क्वायर। ठीक है, और कितनी बार है 3 बार है, तो हम यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, जितनी बार होंगी उतना हम मल्टीप्लाई कर देंगे और वैल्यूज रखेंगे इसमें 3 इंटू π/4 डी कितना है 20। अब इसको सॉल्व करिए, देखिए कितना आ रहा है 942.48 mm स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका AST, एरिया ऑफ स्टील। ठीक है, जो हमारे प्रॉब्लम में यूज होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इसको हम गिवन में नोट कर लेते हैं सब। गिवन क्या है, विड्थ दी है आपको कितना 200 mm, इफेक्टिव डेप्थ दी है, इफेक्टिव डेप्थ को हम स्मॉल डी से डिनोट करते हैं 400 mm, और AST हमने अभी निकाला, गिवन है कितना हो जाएगा 942 मान के चलते हैं हम, 942 mm। ठीक है, और FY दिया है आपको 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और क्या दिया है FCK कितना दिया है 15 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमको गिवन है प्रॉब्लम में। ठीक है, निकालना हमको क्या है, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। निकालना क्या हमको, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, WSM में हम एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैसे निकालते थे, मोमेंट एरिया इक्वेट करके टेंशन साइड का और कंप्रेशन साइड का। बट LSM में हम क्या करते हैं, सिंपली कंप्रेशन फोर्स को इक्वेट कर देते हैं टेंसाइल फोर्स से। ठीक है, कंप्रेशन फोर्स क्या होता है हमारा 0.36 FCK BXU, टेंसाइल फोर्स क्या होता है 0.87 FY। ये हमारा स्ट्रेस हो गया, इनटू एरिया कर देंगे तो ये फोर्स हो जाएगा। ठीक है, हमको निकालना क्या है यहाँ पे XU निकालना है, यही है क्या एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। तो क्या हो जाएगा XU हो जाएगा, जो इधर लिखा है उसको हम ऐसे उतार लेंगे 0.87 FY AST ऑन, इधर से
एक्स यू छोड़ के बाकी जो वैल्यूज है उसको हम इधर नीचे ले आएंगे इक्वल के राइट हैंड साइड पे। 0.36 एफ सी के बी वैल्यूज रखेंगे इनकी। 0.87 एफ वाई कितना है 250 गिवन है। एस टी हमने कैलकुलेट किया है अपॉन 0.36 एफ सी के कितना है 15 गिवन है प्रॉब्लम में। अब भी 200 गिवन है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करिए एक बार, देखिए कितना आ रहा है। आ जाएगा 189.71 mm अप्रॉक्स टू 189 लेके चलते हैं प्रॉब्लम में अभी। ठीक है, ये हो गया आपका एक्स यू का वैल्यू। ये हमने निकाल लिया जो हमें प्रॉब्लम में पूछ रहा था, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। अब इसी में हम क्या करते हैं, लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालते हैं, जिसको हम डब्ल्यूएसएम में क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस भी कह रहे थे। ठीक है, अब हम निकालते हैं लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमको प्रॉब्लम में सिर्फ एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस पूछा था, लेकिन हम इसमें लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस भी निकाल लेते हैं और हम आगे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस भी निकाल लेते हैं। तो एक पूरा प्रॉब्लम आपको समझ में आ जाए कैसे किया जाता है। ठीक है, अब लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस जो होता है एलएसएम में बताया गया आपको कि वो डिपेंड करता है कि हमारा रेनफोर्समेंट कैसा है। हमारा जो रेनफोर्समेंट प्रॉब्लम में है वो FE250 है, और आपको बताया गया पिछली क्लास में कि जो 3 टाइप्स ऑफ बार हम कॉमनली यूज़ करते हैं डिजाइनिंग में अपने, या फिर अभी जो हम पढ़ेंगे, वो यही तीनों होते हैं। और तीनों के लिए डायरेक्ट वैल्यू आपको बताई गई। 250 के लिए 0.53D, 415 के लिए 0.48D, और FE500 के लिए 0.46D। ध्यान रखिएगा कि D जो है यहाँ पे वो इफेक्टिव डेप्थ है, टोटल डेप्थ मत ले लीजिएगा वरना गलत हो जाएगा। तो हमारे लिए यूज़ का जो है वो क्या है FE250, क्योंकि प्रॉब्लम में दिया है कि 250 हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो हम इसका यूज़ अभी कर लेते हैं। तो इसमें लिमिटिंग डेप्थ निकालना WSM की अपेक्षा काफ़ी ईजी है। तो एक्स यू लिमिटिंग कितना हो जाएगा 0.53D। 0.53D कितना है 400। तो सॉल्व करिए, एक्स यू लिमिटिंग की वैल्यू बताइए कितनी आ रही है। 212 mm, 212 mm। ठीक है, तो एक्स यू लिमिटिंग हमें पता चल गया। क्या हुआ है इसको,
ठीक है, अब हम क्या करते हैं, कंपेयर कर लेते हैं एक्सियल लिमिटिंग को एक्स यू से। एक्चुअल देता हूँ न्यूट्रल एक्सिस को, लिमिटिंग देता हूँ न्यूट्रल एक्सिस से। इससे हमें क्या पता चल जाएगा कि हमारा सेक्शन कैसा है, अंडर इन्फोर्स्ड है, ओवर इन्फोर्स्ड है, या फिर बैलेंस है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्स यू जो आया है 189 आया है, एक्स यू लिमिटिंग 212 है। तो एक्स यू हमारा स्मॉलर देन एक्स यू लिमिटिंग है। एक्स यू क्या है, एक्स यू इज स्मॉलर देन एक्स यू लिमिटिंग, हेंस इसलिए हमारा सेक्शन कैसा हुआ, अंडर रेनफोर्स सेक्शन, क्योंकि एक्स यू हमारा छोटा है एक्स यू लिमिटिंग से। अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन, ठीक है। अब हम ये क्यों निकालते हैं, जिससे हमको एम आर कैसे निकालना वो आइडिया लगे। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है, उसके लिए हम ये कंपैरिजन करते हैं। अब कैलकुलेट करते हैं हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आप कंप्रेशन साइड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं और टेंशन साइड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन आपको पिछली क्लास में बताया गया था कि जब अंडर रेनफोर्स सेक्शन रहे तो हम अगर टेंशन फोर्स से टेंशन साइड से अगर कैलकुलेट करेंगे तो हमारे लिए थोड़ा सा इजी पड़ेगा। अगर ओवर एनफोर्स रहेगा तो आप कंप्रेशन साइड से कैलकुलेट करेंगे, तब आपको आसान पड़ेगा। ठीक है, तो हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, टेंसाइल फोर्स इनटू लीवर आर। ठीक है, टेंसाइल फोर्स कितना है 0.87 FY इंटू AST, ये हो गया आपका टेंसाइल फोर्स इंटू लीवर आर्म। लीवर आर्म क्या होता है D माइनस 0.42 XU। ठीक है, सिंपल है, इसमें वैल्यू सिर्फ पुट कर दीजिए। 0.87 FY कितना है 250, AST कितना था 942 इंटू डी कितना है 400 माइनस 0.42 एक्स यू कितना आया हमारा 189। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करिए। एम आर देखिए कितना आ रहा है, सिक्सटी 5.69 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, ये हो गया आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर दिस सेक्शन। तो काफ़ी आसान है, इसमें कुछ वैसा जितना देखने में लगता है उतना टफ होता नहीं है। खाली एक बार समझ में आ जाए तो प्रॉब्लम लगाने आसान है। और प्रॉब्लम लगाने से आपको ये भी आइडिया हो जाएगा, जो जो हमने अभी पिछले क्लास में पढ़ा है तो उसमें वो कभी कभी जब शुरुआत में पढ़ते हैं तो बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, क्या क्या याद रखना है क्या नहीं रखना है। तो इस प्रॉब्लम लगाने से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं ज़्यादा। ये आप सोल्यूशन नोट कर लीजिएगा और प्रॉब्लम्स को कुछ दिन बाद फिर से प्रॉब्लम लेके उसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। गलत सही जो भी आपको समझ में आए उसके बाद अगर उसके बाद मैच करिएगा, गलत हो तो फिर इसको सही करेंगे। गलती करने के बाद ही आदमी सीखता है। ठीक है, ये वैल्यू आ रही होगी उसको आप 10 पावर 6 से डिवाइड कर लीजिएगा। काफ़ी बड़ी वैल्यू आ रही होगी, वो जो आती है वो न्यूटन mm में आती है, तो उसको हम 10 पावर 6 से डिवाइड करके किलो न्यूटन मीटर में ही लिखते हैं। ठीक है, जिससे आसान पड़ेगा लिखने में। ठीक है, ये प्रॉब्लम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एज पर IS 456/2000 द मिनिमम परसेंट ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट इन रेनफोर्स कंक्रीट बीम ऑफ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन यूजिंग FE 500 ग्रेड स्टील इज कितना होगा। अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक हमको देखना है, कंसिडरिंग द
इफेक्टिव डेप्थ इन द कैलकुलेशन ऑफ एरिया। हम जो फार्मूला पढ़े हैं क्या है वो याद है? एस अपॉन बी डी इक्वल्स टू एस मतलब वही एरिया ऑफ स्टील, ए एस टी आप लिख सकते हैं, एस अपॉन बी डी इक्वल्स टू 0.85 अपॉन एफ वाई। ठीक है, अब इसमें देखेंगे तो जो डी दिया है वो जनरली जो रहता है वो ओवरऑल डेप्थ रहता है, बट हमको यहाँ पे मेंशन है कंसीडरिंग द इफेक्टिव डेप्थ इन द कैलकुलेशन, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इफेक्टिव डेप्थ का यूज़ कर लेंगे। यहाँ से हमको क्या मिलेगा, AST मिलेगा। वैल्यूज पुट करिए और पूछा है, लेकिन इसमें पूछा मिनिमम परसेंटेज ऑफ टेंशन। जब परसेंटेज पूछे तो उसका मतलब होता है, अभी आप अगर आपसे डायरेक्ट एरिया ऑफ स्टील पूछे तो आप AST निकालेंगे। परसेंटेज ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट, परसेंटेज पूछने का मतलब होता है कि किसी के समक्ष हमारा जो कंसीडर वैल्यू है वो उसकी वो कितना परसेंट है। तो हमारा जो AST है वो परसेंट किसी चीज़ का होगा ना, जैसे क्रॉस सेक्शन है, यहाँ पे रेनफोर्समेंट दिया हुआ है। अगर कोई पूछ रहा है कितना परसेंट है तो पूरे सेक्शन में ये कितना परसेंट दिया जाता है, किसी समक्ष ही तो बताएंगे आप, कि डायरेक्ट तो नहीं बता सकते ना कि इतना दिया है इतना परसेंट। इसका कहने का मतलब होता है कि जो ओवरऑल एरिया है उसमें हमारा रेनफोर्समेंट कितना एरिया कवर कर रहा है, तो वो उसका परसेंटेज पूछ रहा है। तो यहाँ पे क्या हमको निकालना है, AST पूरे एरिया का कितना परसेंट है, ये हमको कैलकुलेट करना है। तो AST अपॉन BD में हमने 100 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो इधर भी हो जाएगा 0.85 अपॉन FY इंटू 100। अब हमको ये पूरा कैलकुलेट करना है, इसको हम डायरेक्ट परसेंटेज भी लिख सकते हैं। 0.85 अपॉन FY कितना है, 500 है, इंटू 100। तो 80% कितना आ गया अपना, कैलकुलेट करिए इसको, 0.17%, 0.17%। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो वर्ड्स को समझना जरूरी है। डायरेक्ट एरिया पूछता तो हम कैलकुलेट कर लेते सिर्फ AST BD को उधर मल्टीप्लाई करके, लेकिन परसेंट पूछ रहा है तो हमको ये कैलकुलेट करना है, AST अपॉन BD इंटू 100। ऐसे ही अगर FE 500 FE 250 होता तब क्या हो जाता, 0.85 अपॉन 250 इंटू 100। ठीक, ऐसे ही अगर 415 के लिए पूछता तो यहाँ पे 415 इंटू 100 मिनिमम परसेंट ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट। तो इस तरह हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में इस तरह क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक, ये समझ में आ गया। आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। कह रहा है फॉर अ बीम ऑफ क्रॉस सेक्शन विद दिया है, इफेक्टिव डेप्थ दिया है, नंबर ऑफ बार्स, द नंबर ऑफ बार्स ऑफ 12 mm फाई रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई मिनिमम टेंशन रेनफोर्समेंट रिक्वायर्ड स्पेसिफाइड बाय IS 456/2000 FE 500 के लिए। ठीक है, आपको विद दिया है सेक्शन का, डेप्थ दिया है इफेक्टिव, और बताया है कि कितने mm की बार यूज करनी है FE 500 के। अब आपको सिर्फ ये कैलकुलेट करना है कि नंबर ऑफ बार्स कितनी लगेंगी। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले मिनिमम एरिया ऑफ स्टील निकाल लेते हैं कि कितना मिनिमम एरिया ऑफ स्टील इस सेक्शन के लिए हमको देना पड़ेगा। वो क्या होता है, अभी और कोई वैल्यू तो लोड वगैरह तो दिया नहीं है, तो एक मिनिमम जितना रेनफोर्समेंट देना चाहिए IS कोड के हिसाब से वो हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मिनिमम परसेंट कैसे निकालेंगे, AS अपॉन BD प्लस टू 0.85 अपॉन FY। तो यहाँ से एरिया ऑफ स्टील निकाल लेंगे हम, कितना हो जाएगा 0.85, FY है 500 इंटू बी कितना है 230, डी कितना है 500। ठीक है, यहाँ से एरिया ऑफ स्टील मिनिमम इतना तो आपको देना ही पड़ेगा इस सेक्शन में IS कोड के हिसाब से। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, कितना आ रहा है 113.09।
113.09 mm², क्योंकि एरिया है। ठीक, अब इतना एरिया हमको इस सेक्शन में देना ही देना है, इससे कम रेनफोर्समेंट हम प्रोवाइड नहीं करा सकते। और एक रेनफोर्समेंट जो बार रहेगी उसका एरिया हम कैलकुलेट कर लें कि कितना होगा, π/4 d² से। d कितना है, 12। सॉल्व करिए, कितना आ रहा है, ये आएगा 113.09 और AST यहाँ पे आएगा आपका 195.5। ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिनिमम एरिया जो प्रोवाइड कराना 195.5 कराना है हमको, और एक रेनफोर्समेंट जो हम दे रहे हैं उसका एरिया इतना है। तो टोटल एरिया में से एक रेनफोर्समेंट एरिया को हम डिवाइड कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कितने नंबर्स ऑफ बार्स प्रोवाइड कराने हैं। नंबर ऑफ बार्स के लिए क्या करेंगे हम, टोटल एरिया ऑफ स्टील में से एक बार की एरिया स्टील की डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ बार्स निकल जाएंगे। टोटल एरिया कितना है, 195.5, और एक रेनफोर्समेंट का एरिया है 113.09। यहाँ से नंबर ऑफ बार्स आपका आ जाएगा, कितना आ रहा है, 1.72। 1.72। अब पॉइंट में तो हम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करा नहीं सकते, या तो इंटीजर्स ही रहेंगे, क्योंकि या तो 1 या तो 2 या तो 3। पॉइंट में तो हम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करा नहीं सकते। अब बात यह है कि हम एक दें या दो दें, एक रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कराएं या दो प्रोवाइड कराएं। अब कैलकुलेशन, अब समझने वाली बात यह है कि हमने जो एरिया ऑफ स्टील यहाँ निकाला था वो मिनिमम एरिया था, कि इससे कम हम नहीं दे सकते। तो अगर हम इस रेनफोर्समेंट का 1 करेंगे, मतलब इस वैल्यू जो आ रही है उसको हम कम कर रहे हैं, तो जितना मिनिमम रेनफोर्समेंट था उससे भी कम हो जाएगा। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि इसको हम बढ़ा देते हैं हल्का सा, कि मिनिमम से ऊपर रहे थोड़ा सा। तो हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ बार्स सीधे 2 प्रोवाइड करा देंगे। ठीक, तो आंसर हो जाएगा 2 बार्स। 2 बार हमको इस सेक्शन में, सेक्शन कैसा दिखेगा फिर, कि विड्थ हो जाएगी 230 mm, इफेक्टिव डेप्थ हो जाएगी 500 mm, और रेनफोर्समेंट कितना दे रहे हैं हम, 2। तो कैसे डिनोट करेंगे, 2 बार्स ऑफ 12 mm 5। इस तरह हम सेक्शन बनाकर आंसर देंगे। ठीक है, समझ में आया, इसमें कुछ ऐसा हाँ नहीं कि समझना है, नहीं आएगा तो एक बार फिर से देख लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह इस तरह के क्वेश्चंस को इस तरह हम अप्रोच करते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडरिंग द सिंगली रेनफोर्स्ड बीम सेक्शन गिवन बिलो, the stress block parameter for the section from is IS 456 2000 are also given below. The moment of resistance for given section by the limit state method is कितना होगा। तो इसका डायग्राम मैं बना देता हूँ। सेक्शन है, इसमें रेनफोर्समेंट दिया है, 4 बार्स प्रोवाइडेड हैं, 4 बार्स ऑफ 12 mm 5। ठीक, FE 415 यूज़ किया गया है इसमें रेनफोर्समेंट के लिए। इफेक्टिव डेप्थ है 300 mm, और विड्थ है 200 mm। ठीक, और स्ट्रेस ब्लॉक भी दिया हुआ है, स्ट्रेस डायग्राम भी दिया हुआ है।
मान लीजिए ये न्यूट्रल एक्सिस है। ये मान लीजिए क्वेश्चन में आपको दिया है, लेकिन ये आपको दिमाग में रखना होगा, याद रखना होगा हमेशा। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस पूछा। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के लिए सबसे पहले आप एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकाल लीजिए। एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, ठीक। एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस अभी हम निकाले थे, कैसे? सी को सी से इक्वेट करके 0.36 एफ सी के वी एक्स यू, यही हमको कैलकुलेट करना है, इक्वल्स टू 0.87 एफ वाई ए एस टी। तो ए एस टी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। एस टी क्या हो जाएगा? सर्कल का एरिया डी कितना है? 12 है, इंटू नंबर ऑफ बार्स कितनी है? 4 है, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करिए, देखिए कितना आ रहा है एस टी। अब यहाँ पे हम वही वैल्यूज रख देंगे। एक्स यू आ जाएगा 0.87 एफ वाई, या एफ वाई की वैल्यू रख देते हैं। एफ वाई कितना है? 415। 415 ए एस टी हो जाएगा 5 इंटू 12 स्क्वायर अपॉन 0.36। एफ सी के कितना है? एफ सी के गिवन नहीं है, एफ सी के होगा 25 लिख लीजिए। एफ सी के दिया है 25। सी के इंटू बी, बी आपका है 200 mm। इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स क्यूब निकल जाएगा अपना। एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस पता चल जाएगा, कितना आएगा? 90.74 90.74 mm, ठीक। अब एम आर निकालना है तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सेक्शन हमारा है कैसा, अंडर रेनफोर्स्ड है, ओवर रेनफोर्स्ड है, या फिर बैलेंस है। एम आर उस पर डिपेंड करेगा कि हम कैलकुलेट किस तरह करेंगे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकाल लेते हैं। लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैसे निकलेगा? रेनफोर्समेंट कैसा है? एफ ई 415 है, तो डायरेक्ट इसके लिए एक्सियल लिमिटिंग क्या हो जाएगा? 0.48 इफेक्टिव डेप्थ डी। डी कितना है? 300 mm। तो एक्सियल लिमिटिंग क्या हो जाएगा? कैलकुलेट करिए, 0.48 इंटू 300, 144 mm, 144 mm, ठीक है। अब दोनों को इक्वेट कर लेंगे, इससे हमें पता चल जाएगा कि सेक्शन हमारा कैसा है। एक्स यू आपका है 90.74,
और एक्सयू लिमिटिंग 144। तो देखने से ही पता चल रहा है कि एक्सयू इज स्मॉलर देन एक्सयू लिमिटिंग, एक्सयू इज स्मॉलर देन एक्सयू लिमिटिंग। तो सेक्शन कैसा हो जाएगा, इसलिए सेक्शन कैसा है, अंडर रीइंफोर्स सेक्शन। अंडर रीइंफोर्स सेक्शन के लिए बताया गया है कि हम टेंशन साइड से मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। ठीक, हमारा क्या हो जाएगा, टेंसाइल फोर्स इनटू लीवर आर्म। टेंसाइल फोर्स क्या होता है 0.87, एफ वाई कितना है 415, ए एस टी कितना है 5 इंटू 12 स्क्वायर इंटू लीवर आर्म कितना हो जाएगा, डी कितना है 300 माइनस लीवर आर्म क्या हो जाएगा, डी माइनस 0.42 एक्स यू। ठीक, 0.42 एक्स यू कितना आया है 90.74। एम आर कैलकुलेट करिए, देखिए कितना आ रहा है, 42.77 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, तो एम आर हमको निकालना था, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना था, वो हम निकाल लिए। जो वैल्यू आएगी उसमें 10⁶ से डिवाइड कर लीजिएगा। ठीक, तो सिंपल क्वेश्चंस हैं, इससे आपको कॉन्सेप्ट और अच्छे तरीके से क्लियर होते जाएंगे। जितना आप न्यूमेरिकल लगाएंगे उतना कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे। ठीक है, खुद से एक बार ट्राई करिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। अगला प्रॉब्लम देखते हैं। A singly reinforced rectangular concrete beam of width 300 mm and D 400 mm is to be designed using M25 grade concrete। कंक्रीट के बारे में दिया है और स्टील हम यूज कर रहे हैं Fe500। फॉर द बीम टू बी अंडर रेनफोर्स, अगर बीम को हमको अंडर रेनफोर्स रखना है, कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ बार्स हम 16 mm डायमीटर का दे सकते हैं अपने सेक्शन में, कि हमारा जो सेक्शन रहे वो अंडर रेनफोर्स रहे। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं ना कि बैलेंस सेक्शन डिजाइन कर लेते हैं। बैलेंस सेक्शन डिजाइन करेंगे, जितना रिक्वायरमेंट बैलेंस सेक्शन के रेनफोर्समेंट का होगा उससे थोड़ा सा कम प्रोवाइड कर देंगे, तो हमारा सेक्शन कैसा हो जाएगा, अंडर रेनफोर्स हो जाता है। ठीक है, अब इसमें आपको दिया हुआ है कि 16 mm 5 का डायमीटर आपको यूज करना है। सबसे पहले हम एक रेनफोर्समेंट का एरिया निकाल ही लेते हैं, कितना हो जाएगा 5/4 16 स्क्वायर, कितना हो जाएगा हमारा एरिया एक रेनफोर्समेंट बार का 201.06 mm स्क्वायर। ठीक है, अब इस पे हम मिनिमम जो एरिया ऑफ स्टील IS कोड द्वारा बताया गया वो वाला कॉन्सेप्ट क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इसमें हमें डिटेल्स दी हैं कि किस तरह के ग्रेड्स हम यूज़ कर रहे हैं। जो पहले इसके पहले क्वेश्चन लगाए थे उसमें कुछ वैल्यूज नहीं दी थी, तो हम उस कंडीशन क्या करते हैं कि एक मिनिमम देख लेते हैं कि इससे इससे कम तो हम प्रोवाइड ही नहीं करा सकते। बट जब आपको डिटेल्स दी रहेंगी तो आप उस अप्रोच से नहीं जा सकते हैं, तब उस कंडीशन क्या करेंगे हम ASTM एक बार का कैलकुलेट कर लिए। अब बैलेंस सेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ स्टील निकाल लेते हैं। कैसे निकलेगा, C = T कर दिए सिंपल, पॉइंट 36 FC के बी XU लिमिटिंग, बैलेंस सेक्शन के लिए लिख रहे हैं तो XU लिमिटिंग यूज होगा 0.87 FY AST, ये हमको मिल जाएगा बैलेंस सेक्शन के लिए एरिया ऑफ स्टील यहाँ से। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्टील कैलकुलेट करते हैं, कितना हो जाएगा 0.87 FY कितना है 500 अपॉन 0.36 FCK कितना है 25, V आपको दिया हुआ है
300 और एक्सियो लिमिटिंग कितना हो जाएगा 500 गेट के लिए 0.46 डी कितना है 400 mm। इफेक्टिव डेप्थ दिया हुआ है 400 mm। तो इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से आपको मिल जाएगा AST। कितना आएगा AST 1142 mm स्क्वायर 1142 mm स्क्वायर। ठीक, अब बैलेंस सेक्शन के लिए हमको इतना रेनफोर्समेंट देना होगा, तब हमारा सेक्शन कैसा होगा, बैलेंस बनेगा। और एक रेनफोर्समेंट का एरिया इतना है, तो नंबर ऑफ बार्स पहले हम निकाल लेते हैं, कितने नंबर ऑफ बार्स लगेंगे इतना रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कराने के लिए। नंबर ऑफ बार्स रिक्वायर्ड फॉर बैलेंस सेक्शन। क्योंकि हम बैलेंस सेक्शन के लिए एरिया निकाले ना अभी तक, कितना हो जाएगा बैलेंस सेक्शन के लिए टोटल एरिया ऑफ स्टील अपॉन एरिया ऑफ अ सिंगल बार। AST कितना आया आपका 1142 डिवाइडेड बाई स्मॉलर, मतलब ये एरिया जो सिंगल रेनफोर्समेंट बार के लिए है 201.06। यहाँ से आपको कितना आ जाएगा नंबर ऑफ बार 5.67 5.67। ठीक, इतना बार अगर हम प्रोवाइड कराएंगे तो हमारा सेक्शन बैलेंस्ड रहेगा। अब हमको कहा है कि हमको अंडर रेनफोर्स रखना है सेक्शन को, और हम ये जानते हैं कि रेनफोर्समेंट हम पॉइंट में प्रोवाइड करा नहीं सकते हैं, तो या तो हम इसको 5 कर दें या तो 6 कर दें। 6 करेंगे तो हमारा सेक्शन बैलेंस है वो ओवर रेनफोर्स हो जाएगा, क्योंकि जितना एरिया स्टील का रिक्वायर्ड था उससे ज़्यादा हम प्रोवाइड करा देंगे। तो इस कंडीशन हम क्या करेंगे, इसको हम 5 रेनफोर्समेंट बार प्रोवाइड करा देंगे। इससे होगा क्या कि जो बैलेंस सेक्शन हम डिजाइन करते हुए चल रहे थे अभी, उसके लिए 5.67 रेनफोर्समेंट बार्स प्रोवाइड करानी थी, हमने 5 कर दिया, तो हमारा सेक्शन जो इतना रिक्वायर्ड रेनफोर्समेंट था उससे कम हो गया। अब हमारा सेक्शन अंडर रेनफोर्स्ड हो गया, तो नंबर ऑफ बार्स कितना हो जाएगा 5 बार्स। ठीक है, समझ में आया। अब इसको लिखते कैसे हम कि to remain the section under reinforced, we will provide 5 bars of 16 mm pipe। ठीक है, ये हो गया आपका प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक, आगे देखते हैं दूसरा प्रॉब्लम। अब इसमें 2 पार्ट्स हैं। इन द डिजाइन ऑफ बीम फॉर द LOC मतलब लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स की बात कर रहा है, इन फ्लेक्सर एज पर IS 456/2000, let the maximum strain in concrete be limited to 0.0025 in place of 0.0035। मतलब क्या है, जो अभी तक हमने स्ट्रेन डायग्राम पढ़ा है वो कैसे पढ़ा है कि मैक्सिमम स्ट्रेन कितना होता है 0.0035। ठीक, बट हमारे प्रॉब्लम में कंडीशन ही यही है कि मैक्सिमम स्ट्रेन अगर लिमिटेड हो जाए 0.0025 पे, जो प्रूफ स्ट्रेन था उस पर कोई चेंज नहीं है, वो 0.002 ही है। ये वैल्यू क्या होती है हमारी XU होती है। ठीक, तो ये कंडीशन इसमें दी हुई है। आगे क्या कह रहा है, फॉर दिस सिचुएशन कंसीडर अ रेक्टेंगुलर बीम विद विथ ऑफ 250 mm। एक सेक्शन आप कंसीडर करिए जिसकी विद है 250 mm।
ठीक है। और क्या कह रहा है, इफेक्टिव डेप्थ 350 mm। इफेक्टिव डेप्थ कितनी हो गई, 350 mm। ठीक है। एरिया ऑफ टेंशन स्टील इज 500 1500 mm²। AST आपको दिया हुआ है, नंबर ऑफ स्टील नहीं दिया है, डायरेक्ट एरिया ऑफ स्टील दिया है 1500 mm²। ठीक है। आगे कह रहा है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट एंड स्टील इज 30 मेगा पास्कल एंड 250 मेगा पास्कल। तो FCK दिया हुआ है 30 न्यूटन पर mm², और FY दिया है 250 मेगा पास्कल। तो हो जाएगा 250 मेगा पास्कल लिखिए, न्यूटन पर mm² लिखिए, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखिए, सब सेम है। ठीक है। पहला जो पार्ट है वो कह रहा है कि द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फॉर द बैलेंस फेलियर इज कितना होगा, ऑप्शन दिए हैं आपके पास। इसमें सबसे पहले हम क्या करना होगा कि एक्सियल लिमिटिंग को कैलकुलेट करना होगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या है, द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फॉर बैलेंस फेलियर। बैलेंस फेलियर की जो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस होती है क्या होती है, एक्सियल लिमिटिंग ही जो होती है वो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फॉर बैलेंस सेक्शन। अब इसमें कुछ चेंज आएंगे, क्योंकि हमने अभी तक जो पढ़ा है वो मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितना था, 0.0025 के लिए रिस्ट्रेन था, कि वो लिमिट था कि इतना होगा ही होगा मैक्सिमम स्ट्रेंथ, कोई भी ग्रेड ऑफ कंक्रीट हो। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये वैल्यू हमको पता है कितनी होती है 0.87 FY, इसमें कोई चेंज तो दिया नहीं है, अपॉन ES प्लस 0.002। ठीक है। अब ये XU है तो ये कितना हो जाता है D माइनस XU। ठीक है। अब इन दोनों ट्राइंगल्स को हम सिमिलर ट्राइंगल तरह ट्रीट करके सॉल्व करते हैं, जैसे हमने एक्सियल लिमिटिंग निकाला था प्रीवियस क्लास में। क्योंकि यहाँ पे चेंज है तो हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसको हम एक्सियल लिमिटिंग लिख लेते हैं अभी के लिए, क्योंकि हमें बैलेंस सेक्शन के लिए बात करनी है। तो लिखेंगे हम क्या, जैसे 0.0025 बाई एक्सियल लिमिटिंग अगर हम लिख रहे हैं, सिमिलरली इस ट्राइंगल का क्या हो जाएगा, D माइनस एक्सियल लिमिटिंग, नहीं, पॉइंट 87 FY अपॉन ES प्लस 0.002 डिवाइडेड बाई D माइनस XU लिमिटिंग। जैसे इस ट्रायंगल में हमने पहले ये वैल्यू रखी है ऊपर, तो इस ट्रायंगल के लिए हमने ये वैल्यू रख ली पहले ऊपर, और इस ट्रायंगल के लिए हमने डिवाइड किया XU लिमिटिंग से, तो इस ट्रायंगल के लिए डिवाइड करेंगे D माइनस XU लिमिटिंग से। अब यहाँ से हमको XU लिमिटिंग कैलकुलेट करना है। थोड़ा लेंदी लग सकता है, लेकिन सॉल्व करेंगे तो आसानी से लगता जाएगा, कोई इसमें वो डरने की जरूरत नहीं है पहले। ठीक है। इसमें हमको क्या कैलकुलेट करना है, XU लिमिटिंग कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करते हैं, पहले इसको हम इधर ले आते हैं और 0.0025 को राइट हैंड साइड पे भेज देते हैं। तो क्या हो जाएगा, D माइनस XU लिमिटिंग अपॉन XU लिमिटिंग, इधर हो जाएगा, उधर 0.87 FY अपॉन ES की वैल्यू क्या होती है 2 × 10⁵। ठीक है, ये तो याद ही होगा, प्लस 0.002। ठीक, अपॉन, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा नीचे 0.0025। इसको देख के जितना घबराएंगे उतना कन्फ्यूजन होगा, उतना ही लगाने में दिक्कत होगी। कुछ नहीं है, सिंपल सा है, सिर्फ कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है आपको आराम से लगाते जाएंगे तो वैल्यूज आती जाएंगी। अब हम क्या करते हैं कि इसको सेग्रीगेट कर लेते हैं, जैसे एक साथ लिखा है तो इसको हम लिख सकते हैं ना, D बाई एक्सियल लिमिटिंग माइनस एक्सियल लिमिटिंग बाई एक्सियल लिमिटिंग। तो पहला क्या हो जाएगा, D बाई एक्सियल लिमिटिंग माइनस एक्सियल लिमिटिंग बाई एक्सियल लिमिटिंग करेंगे तो दोनों कैंसिल आउट होके 1 हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया इधर। इधर हम क्या कर रहे हैं, जैसे LSM लेते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है तो मान लीजिए 1 है, तो दोनों का LSM लेके करते नहीं सॉल्व, जैसे उसी तरह क्या करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 2 × 10⁵, ऊपर हो जाएगा 0.87 FY प्लस
0.002 इंटू हो जाएगा 2 इंटू 10 पावर 5 का, 2 इंटू 10 की पावर 5, ठीक है। अब डी बाई एक्स यू लिमिटिंग 1 को हम इधर ले आएंगे तो प्लस में आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0.87 एफ वाई प्लस यहाँ से 100 200 इंटू 400 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से आ जाएगा। यहाँ पे वो भी है 0.0025 भी है साथ में, ठीक है। नीचे था तो वो ऊपर आ जाएगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। जब यहाँ एलएसएम लिए तो ये फिर उसके बाद नीचे आ जाएगा तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 500 प्लस 1। कैसे आया? जो -1 था उसको हम उधर ले आए तो इधर +1 हो गया। फिर इसको सॉल्व करेंगे एलएसएम लेकर, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 500 है तो 500 हो जाएगा। फिर 500 का 1 में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 500 इंटू 1 500 और 400 प्लस 500 900, तो 0.87 एफ वाई प्लस 400 प्लस 500 अपॉन 500, ठीक है। यहाँ है क्या? डी अपॉन एक्स यू लिमिटिंग इक्वल्स टू 0.87 एफ वाई प्लस 900 अपॉन 500। अब हमको निकालना क्या था? एक्स यू लिमिटिंग, तो इसको हम नीचे वाली वैल्यू ऊपर कर सकते हैं, ऊपर वाली नीचे। यहाँ से हो जाएगा एक्स यू लिमिटिंग अपॉन डी, ये ऊपर आ जाएगा 500 अपॉन 0.87 एफ वाई प्लस 900 इंटू डी को हम इधर भेज देंगे तो इधर आ जाएगा डी और यहाँ पे हट जाएगा, ठीक है। तो एक्स यू लिमिटिंग ये आया। हमारा जो एफ वाई यहाँ पे यूज़ हो रहा है कितना था? वो एफ यू यूज़ हो रहा था 250, तो वैल्यू रख देंगे 250 की, फिर एक्स यू लिमिटिंग हम निकाल लेंगे। तो थोड़ा सा एक्स यू लिमिटिंग कितना हो जाएगा? 500 अपॉन 0.87 इंटू एफ वाई है 250 प्लस 900 इंटू डी। डी कितना है? इफेक्टिव दे दिया है 350, 350। इसको सॉल्व करिए। सॉल्व करिए, देखिए कितना आ रहा है। पहले आप इसको सॉल्व कर लेंगे अंदर, उसके बाद 350 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें। देखिए कितना आ रहा है? 156 mm, 156 mm, ठीक है। यहाँ से एक्स यू लिमिटिंग पता चल गया, तो आंसर क्या हो जाएगा अपना? ऑप्शन बी, ठीक है। अब इसको एक बार वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा, फिर हम सेकंड पार्ट देखते हैं। इसको मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक, जो हमने ये सब लिखे हैं।
सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है? एट द लिमिटिंग स्टेट ऑफ कोलैप्स इन फ्लेक्सर द फोर्स एक्टिंग ऑन कंप्रेशन जोन ऑफ द सेक्शन इज, कंप्रेशन जोन पे जो फोर्स लग रहा होगा वो कितना होगा, क्योंकि स्ट्रेन में चेंज आया है, जो स्ट्रेन हमको दिया था वो रेस्ट्रिक्ट कितने पे था, 0.0025 पे, क्योंकि हमने जो अभी तक स्ट्रेस डायग्राम पढ़े हैं उसमें फोर्स जो आता था 0.36 एफसी के बी एक्स यू आता था, वो किसके अलाउंग आता था, 0.0035 जब हम स्ट्रेन पढ़ रहे थे तब। यहाँ पे चेंज होगा तो हमको वही फोर्स पूछ रहा है कितना होगा, तो उसको हम फिर से कैलकुलेट करते हैं। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम ये डिस्टेंस दोनों फिर से कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट होगी, स्ट्रेन डायग्राम से कैलकुलेट हो जाएगा। एक्सिव लिमिटिंग है मान लीजिए, ठीक है, एक्सिव लिमिटिंग क्योंकि हमने अभी कैलकुलेट किया है। अब इन दोनों ट्रायंगल में देखिए, एक ये लार्जर ट्रायंगल जो है और एक ये स्मॉलर ट्रायंगल जो है, दोनों सिमिलर ट्रायंगल का यूज़ करके इस डिस्टेंस को हम मान लेते हैं एच है, इस डिस्टेंस को हम मान लेते हैं एच है, ये टोटल एक्सिव लिमिटिंग है या एक्सिव मैक्स है। तो इस सिमिलर ट्रायंगल का यूज़ करके लिखते हैं एच अपॉन 0.002, छोटे ट्रायंगल में हमने लिखा एच अपॉन 0.002, और उसी सिमिलरली बड़े ट्रायंगल के लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एक्स यू लिमिटिंग अपॉन 0.0025, ठीक है। यहाँ से हमको एच मिल जाएगा। एच क्या होगा, ये उधर जाएगा तो हो जाएगा 0.002 अपॉन 0.0025, क्योंकि डेसिमल के बाद 4 वैल्यू डिजिट्स हैं तो इसमें भी हम 4 कर लेते हैं। ये आगे वैल्यू सारी हट जाएंगी, 25 बचेगा, इधर एक्सिव लिमिटिंग। ये हो जाएगा एच हमारा कितना जाएगा, 5 से कैंसिल आउट कर लेंगे, 4 अपॉन 5 एक्सिव लिमिटिंग। तो ये वैल्यू आ गई आपकी 4/5 एक्सिव लिमिटिंग। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्सिव लिमिटिंग में से 4/5 माइनस कर देंगे, वो आ जाएगा 1/5 एक्सिव लिमिटिंग, ठीक है। अब पैराबोला का जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ाई गई थी उसका भी यूज होगा, फिर से मैं उतना नहीं लिख रहा हूँ, बड़ा वो कन्फ्यूजन हो जाता है। मैं आशा कर रहा हूँ कि आपको याद होगा जो पैराबोला की प्रॉपर्टी आपको पढ़ाई गई थी, वरना आप फिर से नोट्स पलट के देख लीजिएगा, उसका भी यूज होगा, ठीक है। हमने सिर्फ क्या किया है कि हमने ये कैलकुलेट कर लिया कि ये जो प्रूफ स्ट्रेन लग रहा था 0.002 वो कितने डिस्टेंस पे न्यूट्रल एक्सिस से या टॉप से लग रहा था, तो दोनों डिस्टेंस हमको मिल गई है, ठीक है। अब कंप्रेशन फोर्स हमको निकालना है कि इस पूरे एरिया के लिए जो कंप्रेशन फोर्स लग रहा होगा वो कितना होगा। तो कंप्रेशन फोर्स होगा क्या, फोर्स क्या हो जाता है, अभी हम लोग दो तरीके पढ़े हैं फोर्स निकालने के लिए। यहाँ पे मान लीजिए आपका सेक्शन भी है, जिस सेक्शन के लिए हमने स्ट्रेन और स्ट्रेस डायग्राम बनाया हुआ है। तो दो तरीका हमने पढ़ा है अभी तक कि स्ट्रेस इक्वल टू क्या पढ़ा था, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स क्या हो जाता था, स्ट्रेस इनटू एरिया। तो टोटल डायग्राम के लिए कितना स्ट्रेस लग रहा है, एवरेज स्ट्रेस निकाल लेते थे इनटू एरिया अंडर दिस सेक्शन। तो इसके लिए मान लीजिए इतना एरिया है तो इसका एरिया हम इसमें मल्टीप्लाई कर देते थे। दूसरा एक पढ़ा था हमने पैराबोला के लिए स्पेशली, क्योंकि एवरेज निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो उस कंडीशन में हमने क्या क्या किया था कि एरिया ऑफ स्ट्रेस डायग्राम कर लेते थे इनटू मल्टीप्लाई कर देते थे सेक्शन की विड्थ से केवल। तो एरिया ऑफ टोटल स्ट्रेस डायग्राम इनटू विड्थ कर देते थे, ठीक। तो हम इस यहाँ पे वही यूज करेंगे। तो लिखते हैं इसको, दो एरिया, एक रेक्टेंगुलर एरिया है,
एक पैराबोलिक एरिया है। दोनों के लिए हम अलग अलग लिखते हैं, पहले रेक्टेंगुलर लिखते हैं। तो एरिया ऑफ स्ट्रेच डायग्राम क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमको पता ही रहता है क्या वैल्यू होती है, 0.45 एफ सी के यूज होता है। तो यहाँ पे क्या इसका एरिया क्या हो जाएगा, 0.45 एफ सी के, क्योंकि रेक्टेंगुलर जो एरिया दिख रहा है आपको उसका एक साइड 0.45 एफ सी के है, दूसरा कितना हमने निकाला है 1/5 ऑफ एक्स यू लिमिटिंग। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, दोनों एरिया का लिख लेते हैं और दोनों में एक साथ विड्थ का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ठीक, इसका एरिया क्या हो जाएगा, पैराबोला का एरिया हमने पढ़ा था 2/3 ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ साइड। साइड क्या है, एक साइड है 0.45 एफ सी के, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कोई चेंज हो नहीं ना, तो ये साइड हो जाएगी 0.45 एफ सी के। दूसरी साइड हमने कैलकुलेट किया कितनी, 4/5 एक्स यू लिमिटिंग। ठीक है, दो एरिया दोनों को ऐड करके हम क्या कर रहे हैं, विड्थ का मल्टीप्लिकेशन इसमें कर दे रहे हैं। ठीक, वैल्यूज अब इसमें रखते हैं, देखते हैं क्या होता है। कंप्रेशन फोर्स कितना आएगा, वैल्यूज रखते हैं 0.45 एफ सी के कितना है हमारा, एफ सी के है 30 इंटू 1/5 इंटू एक्स लिमिटिंग। एक्स लिमिटिंग कितना है 156.6, 156.6 प्लस 2/3 इंटू 0.45 एफ सी के 30 इंटू 4/5 इंटू एक्स क्यू लिमिटिंग 156.6। और विद कितनी है, विद है 250, विद 250 है। टोटल में 250 का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा। इसको सॉल्व करिए, यहाँ से आपको कंप्रेशन फोर्स मिल जा रहा है। 387.59 किलो न्यूटन। ठीक है, तो सबसे क्लोजेस्ट जो ऑप्शन है वो हमारा बी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। कभी कभी क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि देखने में लगते हैं कि नहीं होंगे, बड़ी लेंदी होंगी, लेकिन अगर आप उसको आराम से बैठ के इत्मीनान से लगाएंगे तो देखने में ही सब वैल्यू ज़्यादा लगती है, देखने में खतरनाक लगती, क्योंकि कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं आप, तो इतना होता नहीं, सिर्फ आप पेशेंस के साथ लगाएंगे तो लग जाएंगे क्वेश्चंस। ठीक है, समझ में आया, ये कुछ था नहीं, सिर्फ इत्मीनान से लगाएंगे तो लग जाएगा। ठीक है, अगला प्रॉब्लम देखते हैं। कंसीडरिंग मॉडुलर रेशियो एज 13, grade of concrete is M20 and grade of steel is Fe415. What is the ratio of balance depth? Balance depth मतलब अगर WSM की बात कर रहे हैं तो XC की बात कर रहे हैं, और LSM की बात कर रहे हैं तो XC लिमिटिंग की, दोनों बैलेंस डेप्थ हैं। एज पर वर्किंग स्टेट मेथड टू द बैलेंस डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस एज पर LSM, दोनों का रेशियो कितना होगा, WSM मतलब XC बाई XU लिमिटिंग क्या होगा। मॉडुलर रेशियो दिया WSM के लिए आपको 13 और ग्रेड ऑफ कंक्रीट और ग्रेड ऑफ स्टील दिया हुआ है। ठीक है, तो XC क्या होता है, WSM की बात करें जिसमें हम XC पढ़ते हैं, XC क्या होता है, KD हमने पढ़ा था, जहाँ पे K क्या होता है, M सिग्मा CBC अपॉन सिग्मा ST प्लस M सिग्मा CBC। तो हम पहले K कैलकुलेट कर लेते हैं। M दिया है 13, ठीक है, सिग्मा CBC M20 के लिए कितना हो जाएगा, याद है, चार्ट वो सब भूलिएगा नहीं, उसको डेस्क पे या फिर नोट करके रखिए शॉर्ट नोट्स में, उसको बार बार रिवाइज करते रहिएगा। 7 होगा अपॉन 13 इंटू 7 प्लस 230। ग्रेड दिया है 415, उसके लिए सिग्मा ST जो होता है वो 230 हमने पढ़ा हुआ था। ठीक, तो K आ जाएगा 0.28।
के कितना आ जाएगा 0.28, 0.28। डी हमको दिया नहीं है तो हम इसको एज इट इज अभी रहने दे रहे हैं। ये हो गया एक्स सी की वैल्यू हमको मिल गई। अब हम क्या करते हैं, एक्स यू लिमिटिंग निकाल लेते हैं। एक्स यू लिमिटिंग तो और आसान है, ग्रेड दिया है 415 तो 0.448 डी हो जाएगा। इसमें कुछ कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, एक्स यू लिमिटिंग हो जाएगा 0.48 डी। तो रेशियो जो पूछा है एक्स सी अपॉन एक्स यू लिमिटिंग, एक्स सी अप रेशियो जो पूछा है एक्स सी अपॉन एक्स यू लिमिटिंग। एक्स सी की वैल्यू आई है 0.28 डी, एक्स यू लिमिटिंग है 0.48 डी। डी से डी कैंसिल आउट, 2 1 2 2 8, कितना गया 7/, आंसर क्या हो गया 7/7/12 सी ऑप्शन। ठीक है, तो क्वेश्चन देख के एक बार सोचेंगे समझेंगे तो आसान क्वेश्चन हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं इससे आपके। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन आपको खुद भी मिले तो लगाते रहिएगा। क्वेश्चन लगाने से ज़्यादा, जितना ज़्यादा क्वेश्चन लगेंगे उतना कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे, किस तरह क्वेश्चन आते हैं वो आपको पता रहेंगे, आइडिया रहेगा। और कई कई चीज़ें ऐसी होती है लगाते लगाते ही वैल्यू याद होती है। जैसे अब अचानक क्वेश्चन आया तो सिग्मा सीबीसी मान लीजिए काफ़ी दिन से रिवाइज नहीं हो तो एक बार फिर से रिवाइज हो गया। तो ऐसे ही क्वेश्चन लगाते रहेंगे तो टच में रहेंगे, चीज़ें याद रहेंगी और कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता रहेगा। जितना ज़्यादा लगेंगे उतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एज कंपेयर टू WSM ऑफ डिजाइन, LSM टेक्स कंक्रीट टू, अब ऑप्शन क्या क्या है, अ हायर स्ट्रेस लेवल, अ लोअर स्ट्रेस लेवल, द सेम स्ट्रेस लेवल और समटाइम हायर बट जनरली लोअर स्ट्रेस लेवल। अभी आपको ये चीज़ इतनी बार बताई गई है कि ये तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट ही आप इसमें बता सकते हैं कि क्या ऑप्शन सही होगा। लेकिन अगर एक्चुअली देखना चाहें, जैसे सिग्मा सीबीसी की बात करते हैं हम WSM में, सिग्मा सीबीसी परमिसिबल स्ट्रेस लिमिट क्या होती है, वो FCK जो कैलकुलेट करते थे उसका, उसको हम अप्रॉक्स 3 से डिवाइड करके, मतलब FCK अगर 20 है तो सिग्मा CB 7 आता था, तो वहाँ से हमको पता चलता है कि FCK अगर 20 है और सिग्मा CBC 10 है तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो डिवाइड, जिससे हम डिवाइड करें 20 को, वो 3 था, तभी 7 आया। तो 3 से हम FCK को डिवाइड करते हैं तो सिग्मा CBC मिलता है हमको WSM में। तो सारी ही वैल्यूज़ के लिए, सारे ही ग्रेड के लिए लगभग हम 3 से डिवाइड करते हैं। और इसमें क्या नाम है, LSM में हम जो वैल्यू यूज़ करते हैं कंक्रीट के लिए स्ट्रेस डायग्राम में, वो 0.45 FCK यूज़ करते हैं, मतलब 0.45 FCK। और सिग्मा CBC कितना आ रहा है, 0.33 FCK आ रहा है। तो LSM में हम स्ट्रेस लेवल कितना ले जा रहे हैं, 0.45 FCK का 0.45 टाइम तक ले जा रहे हैं। और WSM में हम कहाँ तक ले जा रहे हैं, सिर्फ 0.33 टाइम्स ऑफ FCK तक ले जा रहे हैं। तो स्ट्रेस को हम किस किस मेथड में हम एक मतलब ज़्यादा लेवल तक ले जा रहे हैं, वो देख के पता चल रहा है कि LSM में हम कंक्रीट को या मटेरियल्स को, इसमें खासकर कंक्रीट की बात है तो कंक्रीट को हायर लेवल तक ले जाते हैं एज कम्पेयर टू WSM ऑफ डिज़ाइन। LSM टेक्स कंक्रीट टू अ हायर स्ट्रेस लेवल। ठीक है, यहाँ से भी क्लियर हो जाना चाहिए आपको, और ये चीज़ याद भी रखिएगा कि, और ये सिर्फ कई बार आपको बताई भी गई कि LSM में हम मटेरियल्स को और हायर स्ट्रेस लेवल पे ले जाते हैं, उससे उनका यूज़, उनके स्ट्रेंथ का यूज़ ज़्यादा अच्छी तरीके से होता है, तो हमारा जो स्ट्रक्चर बनता है वो इकोनॉमिकल बनता है और सही भी रहता है। स्ट्रक्चर का साइज़ भी थोड़ा छोटा हो जाता है, ज़्यादा एरिया भी नहीं यूज़ होता है। ठीक,
एक लास्ट प्रॉब्लम और देख लेते हैं। कह रहा है बीम सेक्शंस ऑफ रेनफोर्स कंक्रीट डिजाइन इन अकॉर्डेंस विद अल्टीमेट स्ट्रेंथ of limit state design approach as compared to section design by working stress method for the same conditions of load span and the same width usually have option क्या a large depth and smaller amount of reinforcement, दूसरा क्या the same depth and the same reinforcement, तीसरा क्या same depth and more reinforcement, और तीसरा क्या है, चौथा क्या है same depth as that of deep beam। अब इसमें दो चीज बात कर रहा है, हमको डेप्थ और रेनफोर्समेंट दोनों पता रहे कि डब्ल्यूएसएम में कैसे निकालते हैं कितना जाता है और एलएसएम में कैसे निकालते हैं कितना जाता है। तो डेप्थ की बात करें m इजकल टू क्यू बी डी स्क्वायर, हमने डब्ल्यूएसएम में भी पढ़ा था, ठीक। यहाँ से अगर डेप्थ निकालें तो कितना हो जाएगा अंडर रूट एम अपॉन क्यू बी, क्योंकि सारी चीजें सेम है तो m और b में कोई चेंज नहीं आएगा। q क्या होता है डब्ल्यूएसएम में हाफ अपॉन सी जे के, ठीक है। इसको कैलकुलेट करते हैं हम। जे क्या होता है 1 माइनस के अपॉन 3, के क्या होता है के हमें पढ़ा, के क्या होता है एम सी अपॉन एम सी प्लस टी, या फिर सिग्मा सी बी सी और सिग्मा एस टी आप लिखिएगा। अब मान लीजिए एम हम ले रहे हैं 13 M20 ग्रेड के लिए, सी हो जाता है 7, तो 13 इंटू 7 प्लस 2 30 ले रहे हैं सिग्मा एस टी, ठीक है। कितना था 0.28, अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में प्रॉब्लम में देखा 0.28। क्या यूज कर लिया M20 यूज कर लिया, FE 415 यूज कर लिया, तो ये वैल्यू आपको के मिल गई। ऐसे ही सी जे कैलकुलेट कर लीजिए, जे कितना होता है 1 माइनस के बाई 3। एक रिवीजन भी हो जा रहा है आपका, काफ़ी दिन से देखे नहीं होगा, देखिए उसको, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट उसका नोट्स बना के देखिए बार बार उसको, नहीं तो भूल जाता है। तो जे क्या हो गया 1 माइनस के कितना है 0.28 बाई 3, जे कितना आ जाएगा, जे आ जाएगा आपका 0.91, ठीक है। नाइन वन के आया 0.28, क्यू कितना हो जाएगा, क्यू हो जाएगा 1/2, सी मतलब सिग्मा सी बी सी वो 7 होगा M20 के लिए 0.28.91, क्यू कितना आ जाएगा, सॉल्व करिए 0.8918, 0.8918, ठीक। अब एलएसएम में क्यू की वैल्यू आपको डायरेक्ट बताई गई थी हर ग्रेड्स के लिए, ग्रेड ऑफ स्टील के लिए जैसे 250 के लिए 0.148 FCK था और 415 के लिए 0.138 FCK और 500 के लिए 0.133 FCK। तो Fe415 यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं तो 0.138 FCK यूज कर लेते हैं, 0.138 FCK, ये हमारा Q है। यहाँ भी D हो जाएगा M अपॉन क्यू बी, ठीक। अब M और B में कांस्टेंट है, सिर्फ चेंज हो रहा था Q। Q की वैल्यू अगर यहाँ पे घटेगी क्योंकि नीचे है, Q की वैल्यू अगर घटेगी तो ये नीचे है तो D की वैल्यू बढ़ेगी, और Q अगर बढ़ा तो D छोटा होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो Q जो है वो
यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 0.138 FCK कितना है, 20 है, कितना आएगा 2.71। 2.71। तो Q पे हम केवल ध्यान दें, अगर WSM के लिए Q है 0.89 और LSM के लिए 2.71। तो D की वैल्यू जो कम आएगी वो LSM के लिए आएगी, क्योंकि Q यहाँ पे ज़्यादा है, और यहाँ पे D की वैल्यू ज़्यादा आएगी क्योंकि Q की वैल्यू कम है। तो डेप्थ जो आएगा सेम सेक्शन के लिए LSM से डिजाइन करेंगे तो डेप्थ हमको कम देनी पड़ेगी, और WSM से हमको डेप्थ ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो एक तो सेम ये हो गया कि लार्जर डेप्थ हमको देना ही पड़ेगा, सेम डेप्थ नहीं दे सकते, स्मॉलर डेप्थ नहीं दे सकते, सम डेप्थ एज सेम डेप्थ एज दैट ऑफ डीप बीम, ये भी कोई सेम नहीं दे सकते। तो एक चीज़ तो हमको क्लियर हो गया कि लार्जर डेप्थ ही देना होगा, तो और कोई ऑप्शन है नहीं, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, अब रेनफोर्समेंट की भी बात कर लेते हैं। कि हमको रेनफोर्समेंट कितना देना पड़ता है। तो रेनफोर्समेंट के लिए हम क्या करते हैं, परसेंटेज ऑफ जो टेंसाइल रेनफोर्समेंट होता है उस फॉर्मूले को इक्वेट करके देख लेते हैं। ठीक है, अब LSM में हमने पढ़ा है 80% और Fe415 के लिए कितना पड़ा है 19.87 FCK/Fy। ये आपको पिछली क्लास में बताया गया था। ये सब वैल्यूज याद कर लीजिए, बार बार उसको नोट कर लीजिए, इस तरह क्वेश्चंस में यूज होती हैं डायरेक्ट। और WSM के लिए एक फार्मूला बता दे रहे हैं, आप याद करके रखिए इसको भी, PT, और इसमें बोलते हैं ये होता है 50/FCK/सिग्मा, सिग्मा CBC/सिग्मा ST, सिग्मा CBC/सिग्मा ST इंटू K होता है, M नहीं K। ठीक, अब इसमें वैल्यूज आप जो हमने एज्यूम किया था कि M20 Fe415 सब वैल्यूज पुट करके देखिए, इसके लिए करेंगे तो आ जाएगा 0.44%, और इसके लिए आ जाएगा 0.95%। ठीक है, तो रेनफोर्समेंट जो प्रोवाइड हो रहा है वो LSM में ज़्यादा हो रहा है और WSM में कम हो रहा है। ठीक है, ये गलत हो गया है क्योंकि ये सी ऑप्शन सही होगा। स्मॉलर डेप्थ, हम क्या पूछा था, बीम सेक्शन ऑफ रेनफोर्समेंट डिजाइन कंक्रीट अल्टीमेट लिमिट स्टेट। तो लिमिट स्टेट के बारे में पूछ रहा है कि वो WSM की अपेक्षा क्या करता है। लिमिट स्टेट मेथड स्मॉलर डेप्थ प्रोवाइड करता है और मोर रेनफोर्समेंट हमको प्रोवाइड कराना पड़ता है सेक्शन में, अगर जो ग्रेड्स हम यूज़ कर रहे हैं कंक्रीट और स्टील की वो अगर सेम है। ठीक है, तो ऑप्शन सी होगा, इसका आंसर ए नहीं होगा। डेप्थ हम LSM में हमको कम प्रोवाइड करानी पड़ती है और रेनफोर्समेंट ज़्यादा प्रोवाइड करानी पड़ती है अपेक्षा के WSM के, वर्किंग स्ट्रेस मेथड से। ठीक है, ये सब चीज़ें जो क्वेश्चन लगाए तो ठीक है, इससे जो रिजल्ट निकल रहे हैं वो भी आप ध्यान रखिएगा, कहीं नोट कर लीजिएगा, उस पर डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, आए हुए हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस और भी देखकर जितना लगाएंगे उतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, किस तरह की चीज़ें याद रखनी है, कैसे याद रखनी है वो भी क्लियर होगा। ठीक है, रिवाइज करने में भी आसान होता है, जब क्वेश्चन लगाते हैं कई चीज़ें खुद ही रिवाइज हो जाती हैं, और कई चार्ट जो आप ध्यान दे रहे होंगे कि जो आपको फर्स्ट सेकंड लेक्चर्स में जो बताए गए थे वैल्यूज़, IS कोड प्रोविजंस वगैरह, तो उसको किस तरह याद रखना है, क्या क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन लगाने से क्लियर हो जाते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी ढेर सारे लगाइए, जितने क्वेश्चन लगाएंगे उतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा।
तो एलएसएम से हमने डिजाइनिंग एनालिसिस पढ़ा, उस पर कुछ प्रॉब्लम्स लगाए हैं। अब इसमें बचा क्या है, डब्ल्यू रेनफोर्स सेक्शन और थोड़ा सा टी सेक्शन के बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए अच्छे से। ठीक।